हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम ABFM के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है आपका फ्रेंड्स बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसमें भी हमने देखा था कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें पॉस DC होता है मेरे ख्याल ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पॉस DC होता है। तो ये मैनेजमेंट के यही 5 फंक्शंस ही हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर मल्टीफेरियस एंड इनकम्पासेस ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं मल्टीफेरियस होते हैं, मतलब अनेक फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी को अपने आप में समेट कर रखते हैं, इनकम्पास करते हैं। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी को मिला करके ही हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन बनता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर में डिफर बेस्ड ऑन हिज हायरार्की लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन हायरार्की लेवल। हो सकता है कोई स्केल 2 मैनेजर है तो उसको अपने नीचे केवल 6 ही लोगों को मैनेज करना है, लेकिन उसी जगह पर अगर आप मान लीजिए MD हैं तो आपको पूरा बैंक मैनेज करना है। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर आपकी डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन हायरार्की लेवल। आप ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पर है, स्केल 4 को अलग लेवल पर मैनेजमेंट करना है, DGM को अलग देखना होता है, GM के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। उसी जगह पर ऑफिसर के ऊपर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर में डिफर बेस्ड ऑन हिज हायरार्की लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, बट नेवरदलेस he or she is responsible for planning, for directing and leading the worker and other staff, and for monitoring and controlling performance at work through proper governance and risk management। मतलब इनका कहने का ये है कि भले ही आप हायरार्की लेवल की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अलग अलग हों, लेकिन आपको काम सारे करने हैं एज ए मैनेजर। क्या कहने का मतलब है, मैनेजर का मतलब एक कंपनी है, चाहे उसमें 6 एम्प्लॉई हों, चाहे एक कंपनी इसमें 6000 एम्प्लॉई हों, जो मैनेजर होगा 60,000 एम्प्लॉई हों, जो मैनेजर होगा उसको काम सारे करने पड़ेंगे। बस इस मैनेजर को यहाँ सिर्फ 6 लोगों को मैनेज करना है, इस मैनेजर को यहाँ पर 60,000 लोगों को मैनेज करना है। तो वही बोल रहे हैं कि नेवरदलेस ही और सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्शंस देने पड़ेंगे, लीड करना पड़ेगा वर्कर्स को, अदर स्टाफ मेंबर्स को, साथ ही साथ उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, उनकी परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर गवर्नेंस का यूज करके ये सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे। ये अलग बात है कि आपका हायरार्की में लेवल जो है ऊपर है नीचे, जिसकी वजह से कम करना है या ज़्यादा करना है, बट करना आपको सारे काम पड़ेगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें हम तो प्लानिंग आता है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हैं आपके 5 फंक्शन फ्रेंड्स। ओके, पॉस DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्योंकि हर एक अपने आप में एक चैप्टर है तो इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब एक एक चैप्टर पढ़ लोगे इन सब के बारे में तो सब कुछ ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपको मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल आप जाना चाहते हैं सिंगापुर, ठीक है। तो भाई सिंगापुर जाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब जाना है, कितने पैसे लेकर जाने होंगे, कौन कौन से कपड़े लेकर जाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर जाने हैं, फिर जब आप वहाँ पहुँचोगे तो कौन सा होटल बुक करना है, ठीक है, कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है। तो देखिए हर स्टेप पर आप क्या देख रहे हैं, प्लानिंग। आप प्लान कर रहे हैं, एक प्लान बनाते हैं, है ना, तो उसी के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यही है प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको ये डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, राइट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग अ कॉल ऑन फ्यूचर एंड डिसाइडिंग अबाउट इट इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए भविष्य में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें भविष्य में क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बोलती है हमको 500 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भविष्य, हमारी कंपनी का भविष्य क्या है, 500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम ये सारे काम करते हैं, क्या, प्लानिंग करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स, अब इसमें प्लानिंग में आप क्या करोगे, सेटिंग ऑफ गोल्स, हम गोल्स बनाएंगे, हम लक्ष्य बनाएंगे अपने लिए। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चाहता है वो। सेटिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
फिर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, हमें क्या काम करना होगा जिससे कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश कर सकें। तो ये सारे काम आपके प्लानिंग में होते हैं। व्हेन यू प्लान, जब आप प्लान करते हैं, यू डिसाइड इन एडवांस अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हेन एंड वेयर इट नीड्स टू बी डन, हाउ इट शैल बी डन, हु वुड बी डूइंग इट, है ना। जब भी आप प्लान करते हैं तो आप एडवांस में ही जो है डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है ना, और उसके बाद में कैसे इस काम को हम अंजाम देंगे, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा टारगेट है, उसको हम कैसे करेंगे और कौन इस टास्क को पूरा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप एडवांस में ही इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर जब ढूंढ लेते हैं, दैट इज प्लानिंग। ओके, द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटिटी गेट द डिजायर डायरेक्शन विद प्लानिंग। भाई अगर आप अच्छी प्लानिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बिजनेस होगा उसको, उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगे, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उनको एक डिजायर डायरेक्शन मिलेगा, एक सही दिशा मिल जाती है। अगर आप अच्छी प्लानिंग नहीं करते हैं, आपने स्विट्ज़रलैंड जाने का सोचा हुआ है, आपने ठंडी के कपड़े रखे ही नहीं क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ठंड होगी ऑब्वियसली, है ना। तो अगर आपने वो व्यवस्था नहीं कर रखी है तो आप परेशान होंगे। लेकिन यदि आपने पहले से ही सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, तो उसकी वजह से जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली फंक्शन हो पाएंगी। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू मैनेज चेंजेज। अगर कोई चेंजेज हो रहे हैं तो प्लानिंग की सहायता से मैनेजर उसको मैनेज कर सकते हैं। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू रिव्यू एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस मेड फॉर अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड टेक द नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स इफ प्रोग्रेस मेड कंसिडर अनसेटिस्फैक्ट्री। जो प्लानिंग होती है मैनेजर को मदद करती है किसमें, कि वो रिव्यू कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है जो भी प्रोग्रेस हुई है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हमने कितनी प्रोग्रेस की है उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर हमारी जो प्रोग्रेस है वो सही नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो हम करेक्टिव एक्शन भी इनिशिएट कर सकते हैं कि हमें अब क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। प्लानिंग इज फंडामेंटल फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाई मैनेजमेंट एंड हैज़ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग फंडामेंटल फंक्शन होता है जिसे मैनेजमेंट के द्वारा किया ही जाता है और इसका असर सभी के ऊपर पड़ता है। जितने भी पॉस्ट डीसी की हमने बात की, जितने भी अदर हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के ऊपर भी प्लानिंग का इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है जो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी एक्टिविटी होती हैं, उन सबको मिला करके ही ये मैनेजमेंट के फंक्शन बनते हैं। मैनेजर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पर वो है उसके हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको काम सारे करने पड़ते हैं। हर मैनेजर को वो काम करना पड़ता है। जैसे प्लानिंग सभी को करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग का काम, अपने वर्कर्स को लीड करने का काम, अदर स्टाफ मेंबर को लीड करने का काम, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी कंट्रोलिंग करना, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, प्रॉपर गवर्नेंस का यूज करके, रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके, ये सारे काम सभी मैनेजर्स को करने पड़ते हैं। बस किसी को ज़्यादा मात्रा में और किसी को कम मात्रा में, कम लेवल पर करना पड़ता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये 5 फंक्शन देखे हुए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, बट बेसिकली आप पॉस्ट डीसी याद रखेंगे। ओके, फिर हमने प्लानिंग की बात की। प्लानिंग का मतलब होता है हम जब भविष्य के बारे में सोचते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, और भाई हम क्या करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसी को साथ मैच करके। जैसे फेसबुक क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाना, राइट। मैं क्या चाहूँगा, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोर्स बेचना, राइट। उसी तरीके से कोलगेट कंपनी क्या चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंजन करवाना, है ना, उनको अपने प्रोडक्ट बेचना। तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है उसके हिसाब से फ्यूचर का क्या फ्यूचर होना चाहिए उसके बारे में डिसाइड करना प्लानिंग होता है, ठीक है। तो प्लानिंग में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल को सेट करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे कोलगेट कंपनी का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोलगेट बेच देना। ओके, गोल क्या है, इस बार हम 2 लाख यूनिट जो है कोलगेट बेचेंगे, ऐसा उन्होंने टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस बनाएंगे कि मतलब भाई 2 लाख कोलगेट के वो बेचने हैं तो हमें एडवर्टीजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब पर भी अपने ऐड डालना शुरू करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे जो मार्केटिंग एजेंट्स हैं वो घर घर जा करके जो है लोगों को हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे। काइंड ऑफ दैट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करते हो ताकि उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। जब भी आप प्लान करते हो तो आप एडवांस में ही डिसाइड करते हो कि क्या करना है। जैसे मुझे सिंगापुर घूमने जाना है तो भाई व्हाट नीड टू बी डन, सिंगापुर घूमने जाना है, कब, मार्च में जाऊंगा, ठीक है। वेयर मतलब सिंगापुर जाना है भाई, तो जो है ट्रेन के मतलब प्लेन के टिकट चाहिए होंगे मुझे,
वीज़ा लगवाना पड़ेगा मुझे, है ना, पासपोर्ट चाहिए होगा मेरा, उसके बाद में जो भी वहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह करनी है, होटल्स वगैरह बुक करने हैं, खाने का इंतजाम देखना है, पैसे अरेंज करने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिसाइड करनी है। हाउ इट शैल बी डन, कैसे किया जाएगा, हु वुड बी डूइंग इट, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना ही प्लानिंग में आता है। अगर प्लानिंग सही से की जाती है तो जो बिजनेस के कार्य होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सही दिशा में आगे बढ़ पाती हैं। मैनेजर्स को प्लानिंग हेल्प करता है किसमें, चेंजेज को मैनेज करने के लिए। अगर कोई चेंजेज हो रहे हैं तो प्लानिंग की वजह से वो उसको मैनेज कर पाएंगे। जैसे कोई स्टाफ मेंबर छुट्टी पर जा रहा है तो भाई उसने प्लानिंग कर रखी है कि जब ए छुट्टी पर जाएगा तो उसके बदले में सी काम करेगा, तो दैट्स हाउ दे मैनेज इट। ओके, उसके बाद में प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को कि वो जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हम कहाँ तक पहुँचे उसको रिव्यू करना और मॉनिटर करने में, प्रोग्रेस कितनी हुई है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यदि जो प्रोग्रेस हुई है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है तो हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में प्लानिंग फंडामेंटल फंक्शन होती है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ओके, तो और ये जो है बाकी जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको भी कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस करता है, उन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। तब आती है बात ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइज का करने का मतलब होता है जैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करिए आपने, है ना, सभी लोगों को इकट्ठा किया, सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, आपने टेंट लगवाया, आपने स्टेज का इंतजाम किया, है ना, उसके आपने लोगों को इकट्ठा किया, माइक वगैरह की व्यवस्था की, तब जा करके एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक जो है इवेंट ऑर्गेनाइज हो पाई। ठीक उसी तरीके से समझ लीजिए ऑर्गेनाइजिंग इन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाई मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल structuring and arranging the resources of the organization with people employed by the organization, materials, capital and technology used for achieving the objective of the enterprise। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है कि जितने भी लोगों को आपने यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, जो मटेरियल है उसका मैनेजमेंट, जो पूंजी है, जो टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकें, तो इन सभी को एक साथ इकट्ठा करना, एक स्ट्रक्चर बनाना, है ना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, यही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। प्लानिंग पहला हो गया, ऑर्गेनाइजिंग दूसरा हो गया, ठीक है, और ये डील करता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग में। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हमें समझ में आ चुका है फ्रेंड्स, है ना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल है, जो कैपिटल है, जो टेक्नोलॉजी है, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना, एक स्ट्रक्चर बनाना ताकि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड टास्क कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग ही वो स्टेप है जहाँ पर आप डिसीजन लेते हो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, यानी कि काम का बंटवारा करना है, कौन सा काम कौन करेगा। जैसे अगर कोई छोटी संस्था है तो वहाँ पर पता चलता है कि वो टीचर ही मतलब पीपीटी भी बनाएगा, टीचर ही पढ़ाएगा भी, टीचर ही वीडियो अपलोड करेगा, टीचर ही कमेंट्स देखेगा, तो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में है। लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो उस केस में ऐसा नहीं रहता है, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है ना, उसके बाद में वीडियो अपलोड करने की जिम्मेदारी दूसरा डिपार्टमेंट की है, पीपीटी बनाना बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट होगा। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग में ही हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी एलोकेट की जाती है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अथॉरिटी रहेगी। ओके, तो ये काम जो है डिवीजन ऑफ वर्क में ही किया जाता है। एमडी क्या करेगा और उसके बाद में ईडी क्या करेंगे, जीएम क्या करेंगे, ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग स्टेप पर ही डिसाइड हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग बिकम्स अ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड मोर इंपॉर्टेंट विद द बिजनेस ग्रोथ। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा वैसे वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग जो स्टेप है वो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिन होता जाएगा और ज़्यादा जटिल होता जाएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा। जैसे छोटी संस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी संस्था फिजिक्स वाला जैसी हो गई है, अब देखिए वहाँ ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी होगी, उनके लिए ऑर्गेनाइजिंग आसान नहीं होगा। ओके, बिल्डिंग एन इफेक्टिव एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस व्हेन बिजनेस ग्रोज। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे ही ये ज़रूरी हो जाता है, महत्व बढ़ता जाता है किस चीज़ का, कि आप एक इफेक्टिव और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करें। एज दिस इन्वॉल्व डिफाइनिंग, क्लासीफाइंग, अरेंजिंग, कोऑर्डिनेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अब जो है आपको ज़रूरत है कि आप क्या करो, डिफाइन करो, क्लासीफाई करो, अरेंज करो, कोऑर्डिनेट करो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एक्टिविटी। जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जो भी अलग अलग वर्क हैं, उनको आप जो है
डिफाइन करिए, क्लासीफाई करिए, ये सारा काम अब आपको करना पड़ता है। इसीलिए संस्थाओं में जो CEO होते हैं आपके, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं आपके, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होते हैं, CTO CFO, है ना। और मतलब अब सोचिए, ये CEO CFO CTO यानी कि केवल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक बड़ा अधिकारी रखा जाता है। आप समझ रहे हैं, यानी वर्क को इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम है वो CFO देखेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के एंड पर सारा काम CTO देखेगा। तो ये चीज़ जो है जब बिजनेस आपका ग्रो करता है तो वो नेसेसरी हो जाती है। ओके, दस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज हार्डली डायनेमिक। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो बहुत डायनेमिक है, सेम नहीं रहता है, बढ़ता जाता है। कहने का मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो कम है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी बढ़ जाएगा, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे डायनेमिक फंक्शन। इट आल्सो इन्वॉल्व फॉलोइंग एरियाज। अब इसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग में ही आप टास्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, ये सारा काम करते हैं। टास्क मैनेजमेंट में व्हाट इज़ टू बी डन, हु विल डू इट, हाउ द ग्रुपिंग ऑफ टास्क शैल बी डन। क्या करना है, कौन करेगा इस काम को, और कैसे जो है जो टास्क है उनकी हम ग्रुपिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है टास्क मैनेजमेंट में आती हैं। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, हु शैल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये भी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में डिसाइड हो जाता है। डिसीजन मेकिंग, हु शैल मेक द डिसीजन, एट व्हाट लेवल डिसीजन शैल बी मेड, कौन निर्णय लेगा और किस लेवल पर डिसीजन जो है लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजिंग में ही आ जाती हैं। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है बातें किसके बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, तो मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर ऑर्गेनाइजिंग पर आएंगे, तो नॉट टू वरी, थोड़ा सा अभी समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग डील करता है किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरिंग में, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, MD ED देन CGM GM, ये जो कुछ बना हुआ है ये ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है। आपके बैंक में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्स हैं उनको अरेंज करना ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हो गए, जो मटेरियल हो गया, जो कैपिटल यानी पूंजी हो गई, जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को यूज मतलब जो है अचीव करने के लिए, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना, एक स्ट्रक्चर बनाना ही आपका ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग में ही जो ऑर्गेनाइजिंग है उसी में ही हम डिवीजन ऑफ वर्क का डिसीजन लेते हैं कि किसको कौन सा काम दिया जाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रहेगी, वो भी हम यहीं पर ही करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बदलता जाता है और जटिल होता जाता है और इसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ता जाता है। ओके, अब अगर आपको एक इफ़ेक्टिव और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है तो भाई जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप एक इफ़ेक्टिव और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तैयार करें। ओके, इसमें आपका डिफाइनिंग, क्लासीफाइंग, अरेंजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अब करनी पड़ जाती हैं। पहले हो सकता है काम चल जाता था, लेकिन अब जो है आपको, चूँकि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें अब आपको करनी पड़ेंगी। जितने भी वर्क हैं उनको डिफाइन करिए, उनको क्लासीफाई करिए, उनको अरेंज करिए, कोऑर्डिनेट करिए। ओके, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल होता है। इसमें ऑर्गेनाइजिंग में ही और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जैसे टास्क मैनेजमेंट, क्या करना है, हु विल डू, कौन करेगा, जो टास्क हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाएगी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी यहीं पर आता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये सारी चीज़ें। डिसीजन मेकिंग, हु विल टेक द डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा, किस लेवल पर डिसीजन किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहीं पर ही ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड करते हैं। फिर आती है बात स्टाफिंग की। स्टाफिंग ABM में आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, वही चीज़ है, बिल्कुल वही सारी चीज़ स्टाफिंग होती है, यानी स्टाफ मेंबर। अब स्टाफ कब आएगा, जब आप उसको हायर करोगे। स्टाफ को आपने अगर हायर कर लिया तो भाई उसको सैलरी दोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, उसको मोटिवेट करोगे, ये सारे काम आप करोगे, तो दैट इज अबाउट स्टाफिंग। अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव सुटेबल ह्यूमन कैपिटल फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, अ फंक्शन मेड ईजी बाई स्टाफिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। और ये फंक्शन जो है स्टाफिंग के थ्रू मैनेज किया जाता है, या इसको आसान किया जाता है स्टाफिंग के जरिए। स्टाफिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो मेजर एक्टिविटी में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड फिक्सेशन ऑफ देयर कंपनसेशन, रिव्यूइंग इट फ्रॉम टाइम टू। तो अगर स्टाफिंग एक्टिविटी में हम बात करें, रिक्रूटमेंट, लोगों को जॉब पर रखना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेट करना।
साथ ही साथ उनको कितनी सैलरी मिलेगी उसको फिक्स करना, और साथ ही साथ में इन सब चीज़ों को रिव्यू करते रहना टाइम टू टाइम, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। इसके अलावा स्टाफिंग आल्सो टेक केयर ऑफ प्रमोशन, जो व्यक्ति है ज्वाइन कर लिया तो प्रमोशन भी चाहिए उसे, जॉब रोटेशन भी चाहिए। अभी लोन पर बैठा हुआ है, कल को वो क्रेडिट कार्ड डिवीजन ज्वाइन करना चाहता है। जॉब इनरिचमेंट यानी उसके काम को इंटरेस्टिंग बनाना, ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है आपकी स्टाफिंग एक्टिविटीज़ में ही आ जाती हैं। फिर बात करते हैं डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग कवर्स द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द सबऑर्डिनेट। मतलब कहने का बड़ा भाई है, डायरेक्टिंग क्या है, बड़ा भाई है जो छोटे भाई को एक तरीके से सबऑर्डिनेट, मतलब जो छोटा भाई उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, तो वो होता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग वो फंक्शन है इसमें आप क्या करते हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसको सुपरवाइज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको गलतियों से बचाते हैं। तो दैट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना। ओके, इट इज़ नॉट एनफ टू रिक्रूट एंड प्लेस पीपल ऑन जॉब। सिर्फ लोगों को हायर कर लिया, नौकरी पर रख दिया, काम करवाना शुरू कर दिया, वो पर्याप्त नहीं होता है। दे हैव आल्सो टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनको दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके, तो उनको एक डायरेक्शन इशू की जानी चाहिए, उनको गाइड किया जाना चाहिए। दिस फंक्शन कंप्राइजेज ऑफ द 4 मेन कंपोनेंट्स। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। ये चारों चीज़ें आपकी आती हैं किसमें? डायरेक्टिंग में ही। यानी डायरेक्शन आप इशू कर रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी तभी आप किसी को डायरेक्ट कर पाएंगे। मोटिवेशन देना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो मिलजुल करके काम करेंगे। जितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने जूनियर से, उतना ही बेहतर काम हो पाएगा। सुपरविजन, भाई डायरेक्टिंग मतलब हमें सुपरवाइज भी करना है कि आदमी को नौकरी पर रखा है तो वो कैसा काम कर पा रहा है, इस चीज़ को सुपरवाइज भी करने की ज़रूरत होती है। ओके, डिटेल में ये चारों पॉइंट्स हैं, इसी लेक्चर में ही अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने स्टाफिंग में देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो उसके पास में ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए, अच्छी वाली, सुटेबल वाली। ओके, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूरा कर सके। और इस फंक्शन को आसान किया जाता है किसके थ्रू? स्टाफिंग के द्वारा। यानी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने की प्रक्रिया जो है एक तरीके से हायर करना, उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेट करना, उनके सैलरी वगैरह फिक्स करना, उन्हें टाइम टू टाइम उनका रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं। स्टाफिंग इसके अलावा उनके प्रमोशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट एक्टिविटी, इन सब का भी ख्याल रखता है क्या? स्टाफिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने से जो जूनियर हैं उनको गाइड करें, उनको सुपरवाइज करें, दैट इज डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग कवर्स द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सबऑर्डिनेट्स। आपके जो जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना ही डायरेक्टिंग कहलाता है। लोगों को सिर्फ रिक्रूट कर लेना और उनको नौकरी पर रख देना पर्याप्त नहीं होता है। उनको ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए डायरेक्ट करने की, सलाह देने की, गाइड करने की भी ज़रूरत होती है। डायरेक्टिंग जो फंक्शन होता है उसमें 4 कंपोनेंट हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। चारों कंपोनेंट की हमें यहाँ पर बात करनी है। लीडरशिप, द प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ टीम इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सन्स आर अ ग्रुप्स एक्शन टू मीट द प्री डिफाइंड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो जब आप में लीडरशिप की क्वालिटी होगी तो आप क्या करोगे? टीम में जो भी लोग हैं, जो ग्रुप है, उनके एक्शंस को आप जो है इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जो पहले से प्री डिफाइंड और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। मैनेजर हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग द असाइंड वर्क डन फ्रॉम द पीपल बीइंग मैनेज्ड बाय हिम। अब यहाँ पर देखिए, मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी काम उसने अपने लोगों को, अपने से जूनियर लोगों को असाइन कर रखा है, उस काम को वो कंप्लीट करवा पाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो है जूनियर आपकी बात ही नहीं मान रहा है, आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। तो मैनेजर हैज़ टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मैनेजर को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि वो जिन लोगों को मैनेज करा उनके द्वारा उनसे जो भी काम उसने असाइन कर रखा उसको करवा पाए। द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप डिस्प्लेड बाई मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ दिस सक्सेस। तो ऐसे में जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी आगे बढ़ करके चलने की क्वालिटी होनी चाहिए। और इसी से ही किसी मतलब जो कोई मतलब जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस तभी पा सकती है जब लीडरशिप की क्वालिटी उनके मैनेजर्स के अंदर मौजूद हो। ओके, मोटिवेशन की बात करें, द मैनेजर्स फंक्शन इंक्लूड इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग एंड अर्जिंग देम टू टेक एक्शन रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैनेजर होता है उसका काम होता है कि वो लोगों को इंस्पायर करे, उनको इनकरेज करे, उनसे रिक्वेस्ट करे, उनको
बताए, ताकि वो एक्शन इनिशिएट करें, एक्शन लें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। देखिए हर बात आपको यही दिख रहा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है भाई, हर संस्था का अपना ऑब्जेक्टिव है। जैसे टाटा वोल्टाज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एसी बेचना, ज़्यादा से ज़्यादा एसी बेचिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो ऐसे में मैनेजर का काम होगा कि वो उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, इनकरेज करें, ठीक है, और उनसे बोले कि भाई मार्केटिंग और अच्छे से करो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास बुलाओ, उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन एंड आल्सो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड स्टिमुलस टू अदरवाइज इनडिफरेंट पीपल। तो इस प्रोसेस को मोटिवेशन बोलते हैं, जब आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को मोटिवेशन बोलते हैं। और इसमें जो थोड़े इनडिफरेंट पीपल होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लीक से हटे हुए होते हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको एक्टिवेट करना है, डिजायर्ड स्टिमुलस उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है ना। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को कुछ और अच्छा लगता है। जैसे किसी को मूवी देखना पसंद है, तो अगर मान लीजिए कोई आपका जूनियर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, आप उसको ऑफ़र करिए कि जो है हम तुमको फ्री में मतलब मूवी देखने का टिकट दे रहे हैं, तुम ये टास्क कंप्लीट करो, हम तुम्हें मूवी दिखाएंगे। तो देखो अगर वो मूवी देखने का शौकीन है, तो आपने एकदम सही जो है स्टिमुलस को, मतलब जो है सही चीज़ को छेड़ा हुआ है, और वो उस काम को करेगा ही करेगा। ओके, तो दिस इज़ मोटिवेशन, और इसमें लोगों को डिजायर्ड स्टिमुलस प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, लोगों को सही से मोटिवेट करने की जरूरत होती है। हेल्दी, कॉन्जीनियल एंड प्लीजेंट सराउंडिंग along with incentive for performing have to be provided by an effective manager for achieving business goal। तो अगर बिजनेस का गोल अचीव करना है तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, एक हेल्दी, कंजीनियल और प्लीजेंट सराउंडिंग होनी चाहिए, यानी वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्रेम सौहार्द बना रहना चाहिए, लोगों की आपस में बननी चाहिए। ये नहीं कि जो है ऑफिस, मतलब आपके जो टीम है उसमें 6 लोग हैं और 6 में से 4 की आपस में बनती ही नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठना भी नहीं चाहते हैं, दिस शुड नॉट बी देयर। ओके, उसके बाद में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है कोई एम्प्लॉय, तो उसको इंसेंटिव भी दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो वो जो है बिजनेस का जो गोल है उसको अचीव करने में सक्सेसफुल रहेगा वो मैनेजर। तो दिस इज अबाउट मोटिवेशन। कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज बैकबोन ऑफ हाउ इफेक्टिवली अ मैनेजर परफॉर्म। जितना बढ़िया कम्युनिकेशन रहेगा उतना ही बढ़िया, उतना ही इफेक्टिवली एक मैनेजर अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। यानी आप अगर आप ना किसी के मतलब दिल की बात अगर जान पाओ, बोलते हैं ना, दिल की बात जान पाओ, तो उससे कुछ भी करवा सकते हो, ये वही बात हो गई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्ट्रक्शन फ्लो स्पीडली एंड क्लियरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ज़रूरी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से पास हों वो नीचे तक तेज़ी के साथ पहुँचें। जैसे बोला गया कि जो है 2 लाख से ऊपर का जितना भी चेक जो है आएगा आपकी ब्रांच में, उस केस में आपको कस्टमर को कॉल करके कंफर्मेशन लेनी होगी कि भाई जो है आपने चेक इशू किया है क्या 2 लाख का। अगर ये बात ऊपर से इशू हुई, टॉप लेवल से चली और बॉटम लेवल तक नहीं पहुंच पाई समय पे, तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसीलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस पास होनी चाहिए वो तेज़ी के साथ में टॉप से बॉटम पर आनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन एंड सजेशन फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप स्पीडली एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस। अब ये भी बोलते हैं, सजेशन यही है कि कोई भी जानकारी या कोई भी सजेशन अगर है तो वो बॉटम लेवल से टॉप लेवल पर भी तेज़ी के साथ में और बिना किसी बाधा के पहुँचना चाहिए। जनरली ऐसा होता नहीं है, ऊपर से नीचे तो आता है पानी, लेकिन नीचे से ऊपर पानी नहीं चढ़ता है। ओके, लेकिन ऐसा होना चाहिए। एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी ऑन सेम पेज टू ट्रांसलेट आइडियाज इनटू एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही पेज पर होने, सेम पेज पर होने, मतलब सभी को एक ही स्थिति में होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का चेक होगा तब मुझे कस्टमर कॉल करना है, दूसरे व्यक्ति को लगता है कि 5 लाख का होगा तब कॉल करनी है, किसी को लगता है कि नहीं चेक चाहे जितने भी अमाउंट का हो सबको कॉल करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी ऑन सेम पेज। हर एक को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 2 लाख या उससे ऊपर का चेक है देन वी नीड टू कॉल द कस्टमर, ताकि आप आइडियाज़ को एक्शन में ट्रांसलेट कर सको। ओके, तो सभी को सेम पेज यानी फुल्ली अपडेटेड रहने की जरूरत है। इफेक्टिव 2-वे कम्युनिकेशन इज वेरी बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड फैक्ट्स। तो अगर अच्छा 2-वे कम्युनिकेशन होगा, मैनेजर अपने जो है सबॉर्डिनेट को बताए, सबॉर्डिनेट अपने मैनेजर को बताए, आइडियाज़ की शेयरिंग हो, तभी जो है एक बेहतर जो है आइडियाज़ और फैक्ट्स और थॉट्स का ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा। अगर हमारा 2-वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तब। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन इन पोजीशन टू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद देयर सबॉर्डिनेट्स एंड परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट।
इफेक्टिव, अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, जैसा कि मैंने कहा नहीं, दिल की बातें अगर आप जान पाओ, तो स्ट्राइक द कॉर्ड का मतलब यही है, दिल के तार छेड़ देने वाला। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं, उसकी बातों को समझ पाते हैं, तो सबॉर्डिनेट के साथ आपकी अच्छी बनेगी और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस सुधरेगी और वो टॉप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा। ओके, अब यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब मैनेजर जनरली ऐसा होता नहीं है। अब किसी को छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी चाहिए, आप अपने सीनियर मैनेजर से जब आप बोलते हैं सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो आप उसको लगता है कि जैसे छुट्टी न मांग ली किडनी मांग ली है। भाई देखो, उसका हक है यार, उसकी छुट्टी है, उसको चाहिए। हर भाई कैजुअल लीव किस लिए है? कभी अर्जेंसी पड़ जाए उसी के लिए तो 12 कैजुअल लीव होती हैं। अब आप बताओगे कि जो है नहीं यार अभी तुम्हें पहले बताना चाहिए, तो भाई कैजुअल है यार, ज़रूरत पड़ी ना अचानक, तभी तो बताएगा तुमको। ओके, तो वो बात होती है कि मतलब कहने का आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखिए। उसी जगह दूसरा मैनेजर है, उसने तुरंत ही बोला कोई नहीं यार छुट्टी चाहिए तुमको, जाओ छुट्टी पर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल आना तो और काम निपटा देना। ये व्यक्ति इतना खुश होगा कि मतलब वो छुट्टी पर चला जाएगा और अगले दिन आकर के ना बोलोगे 8 नहीं 9 बजे रात तक बैठा होगा, आपका काम निपटाएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जनरली नहीं होता है बट काफ़ी जगहों पर होता भी है। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर सेल नॉट बी एबल टू एकम्प्लिश मच। अगर अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, फिर आती है बात सुपरविजन की। जो भी टास्क किया जा रहा है उसको सुपरवाइज करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ वर्क असाइंड टू सबऑर्डिनेट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी टास्क असाइन किए गए हैं जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और सुपरविजन किया जाना चाहिए। टेलिंग द सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू मे नॉट बी सफिशिएंट। ये कह देना कि आपको क्या करना है, आज आपको 60 जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोलने हैं, ये कह देना पर्याप्त नहीं होगा। आप उनसे 1-2 बार पूछिए कि अभी तक कितने खाते खुले। सर वो बोलता है कि सर अभी 20 ही हो पाए हैं, तो कोई नहीं, कोशिश करो जो इसको 40 करने की, है ना। तो ये मतलब आपको सिर्फ बता देना कि क्या काम करना है सफिशिएंट नहीं होगा, आप उसको मॉनिटर भी करते रहिए। फॉर गेटिंग एनी वर्क डन इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट दैट देयर इज एडिक्वेट सुपरविजन टू। तो मतलब किसी भी काम को हो जाए, गेटिंग द वर्क डन, आप चाहते हैं कि कोई जॉब कंफर्म हो जाए तो ये ज़रूरी हो जाता है कि पर्याप्त जो है सुपरविजन वहाँ पर होना चाहिए। द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स नीड टू बी वॉच्ड एंड सुपरवाइज टू इंश्योर प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टू डिलीवर क्वालिटी सर्विस एंड टू अचीव द टारगेट लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको वॉच किया जाना चाहिए, उनको सुपरवाइज किया जाना चाहिए, ताकि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी प्रॉपर क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकें, जो भी हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, और साथ ही साथ में टॉप मैनेजमेंट के जो टारगेट्स वगैरह हैं उनको हम तभी अचीव कर पाएंगे जब उसका सुपरविजन किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 जो है प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोल रहे हैं, अगर आप सुपरवाइज नहीं करोगे तो हम जो टारगेट है टॉप मैनेजमेंट का उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सुपरविजन हेल्प्स इन इंश्योरिंग द सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली एंड डू देयर वर्क इन टाइम एंड एज पर द लेड डाउन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो सुपरविजन मदद करता है किसमें, कि सबऑर्डिनेट अपने वो जो भी उनको फंक्शंस, जो भी टास्क दिए गए हैं उसको वो टाइम से कर पाएँ, जो भी रूल्स और रेगुलेशन से स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो उस काम को कर पाएँ। इसके लिए सुपरविजन ज़रूरी होता है। तो ये फ्रेंड्स बातें हो गई हमारी किसके बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में। तो डायरेक्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि मतलब जो है अपने सबऑर्डिनेट के काम को सुपरवाइज करना और गाइड करना डायरेक्टिंग में आता है। फिर इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स की बात की थी, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। फिर हमने लीडरशिप में देखा कि भाई आप ना जो आपकी टीम है उसको लीड करते हैं और उनमें जो लोग हैं उनके डिसीजंस को आप इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसको पूरा किया जा सके। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि मैनेजर के अंदर में ना लीडर के गुण होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, क्या, किस काम का, कि आप लोगों को जो है लीडर बने, लोगों को लीड करें, ताकि जो है जो भी आप उनको टास्क असाइन करते हैं आप उसको कंप्लीट करवा पाएँ। जब तक आप लीडर नहीं होंगे, आप एक ढीले ढाले लीडर होंगे तो जो टास्क आप उनको असाइन करेंगे वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो एक लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मैनेजर का काम होता है कि लोगों को इंस्पायर करें, उनको इनकरेज करें, ताकि वो जो भी टास्क उनको असाइन किया जाए उसको वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मोटिवेशन बोलते हैं। और इसमें इनडिफरेंट पीपल जो होते हैं उनको जो सही स्टिमुलस है, जो ज़रूरी स्टिमुलस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको मैं अभी आपके मतलब हाथ में एक जो है पिन चुभाऊँ
तो एक तरीके से स्टिमुलस जनरेट होता है फ्रेंड्स, वही होता है स्टिमुलस। मतलब कहने का कि तुरंत ही दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि भाई जो है कहीं पर पिन जो है हमारे हाथ में गड़ रही है। ओके, तो वही होता है स्टिमुलस। तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया मूवी वाला एग्जांपल, कि व्यक्ति मूवी देखना उसको पसंद है, आपने उसको मूवी का टिकट दे दिया, तो उसने आपने उसको सही स्टिमुलस दे दिया है, अब वो उस टास्क को कर देगा। तो ऐसे में बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिव मैनेजर्स को क्या चाहिए कि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, प्लीजेंट, कॉन्जीनियल और हेल्दी जो है सराउंडिंग्स होनी चाहिए। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहें, है ना। उसके बाद में इंसेंटिव फॉर परफॉर्मिंग, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई तो उसको जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या इस तरीके का कुछ ना कुछ इंसेंटिव उसको मिलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओगे। अब कम्युनिकेशन बैकबोन होती है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो बैकबोन के तौर पर कम्युनिकेशन होता है। ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शन जो है तेज़ी के साथ और क्लियरली टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करें, और उसी तरीके से जो नीचे से सजेशंस वगैरह हैं और इन्फॉर्मेशन है वो भी बॉटम से टॉप की तरफ भी बिना किसी बाधा के जानी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए कि जो व्यक्ति हैं वो सभी के सभी जो है सेम पेज पर हों, एक ही स्थिति में हों, ताकि जो आइडियाज़ हैं उनको एक्शन में मतलब कन्वर्ट किया जा सके। इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, किस चीज़ के लिए? तभी हम थॉट्स और फैक्ट्स को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ जुड़ सकते हैं और जो भी टॉप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन उससे उस चीज़ को अपने सबऑर्डिनेट से करवा सकते हैं। बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मैनेजर जो है ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। अचीव करेंगे लेकिन अच्छा अचीवमेंट नहीं हो सकता है। सुपरविजन की बात करें तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और वर्क का सुपरविजन ज़रूरी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आप सुपरवाइज करें। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ काम दे देना कि क्या काम करना है, उससे बात नहीं बनेगी, बल्कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस हुई, उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज़ को बराबर वॉच करते रहना, ताकि जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, जो भी टारगेट जो है टॉप मैनेजमेंट दिए उनको अचीव किया जा सके। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम बराबर नज़र उनके ऊपर रखें। सुपरविजन जो है क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स को उनकी जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म करने में मदद करता है। वो अपने काम को टाइम से कर पाते हैं, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड जो सेट किया गया उसके हिसाब से कर पाते हैं। फिर आता है फ्रेंड जो है पॉस, डीसी में सी आता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है देख लीजिए। प्रॉपर कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट एक्शंस टेकन बाय मैनेजमेंट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आप प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी मैनेजमेंट के द्वारा एक्शन लिए गए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। एंड इफेक्टिव कंट्रोलिंग फंक्शन विल ऑलवेज बी प्रीसीडेड बाय प्रॉपर प्लानिंग। भाई अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग करी है तभी इफेक्टिव कंट्रोलिंग कर सकते हैं। प्रीसीड कौन करेगा? प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग ये इसी क्रम में चलता है, मैंने आपको बताया था, पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। It is very important that activities undertaken by the management remain on the right track and are in line with the plans, targets and objective of the organization। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी एक्टिविटी मैनेजमेंट के द्वारा जो है टेक की जा रही हैं, करी जा रही हैं, वो राइट ट्रैक पर रहें, सही दिशा में रहें, और साथ ही साथ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान, टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ में मैच करते हुए हम आगे बढ़ें। जैसे अगर जीरो डिफेक्ट पॉलिसी है, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी का मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है जो बल्ब बनाती है ना, CFL बनाती है, तो अब उसमें जीरो डिफेक्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी बल्ब होने चाहिए वो फ्रेंड सारे के सारे जो है ख़राब नहीं, मतलब जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें क्वालिटी उसकी चेक करनी पड़ेगी, है ना। क्वालिटी उसकी चेक करने के लिए हो सकता है कि हम एक आदमी को लगाएं, अब उसने क्वालिटी चेक की लेकिन उसके बावजूद भी पता चलता है कि 2-3 बल्ब ऐसे हैं जो फ्यूज हैं, फिर भी हम उन्हें बेच रहे हैं। तो हो सकता है कि हम एक और क्वालिटी चेकर जो है इसके ऊपर और लगाएं ताकि ये जो इनसे गलतियाँ हो रही है उसको पकड़ पाएँ। तो यही है कंट्रोलिंग करने का मतलब। जो भी हमारा ट्रैक है हम उसी पर चलें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, टारगेट है, उसी लाइन पर ही हमें चलना होता है। द कंट्रोल फंक्शन डील विथ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल एंड कंपेयरिंग देम विद द प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड एंड प्रोजेक्शंस। कंट्रोल फंक्शन डील करता है किसमें? लोगों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उनको मेजर करना और उन्हें कंपेयर करना किससे? प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड और प्रोजेक्शन से। पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड हैं उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे
मैंने आपको बताया कि बल्ब जो है सही रहने चाहिए, सारे के सारे बल्ब जो है ठीक होने चाहिए। अब अगर उसमें बल्ब ख़राब है तो एक तरीके से जो पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड हैं हमने उसी को तो फॉलो किया यहाँ पर। उसी तरीके से लोगों की परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है कि मतलब जो मैनेजर है वो कैसा मैनेज कर रहा है। जैसे आपको बोला गया है कि स्केल 4 की जो ब्रांच हो उसका कम से कम जो है क्रेडिट 100 करोड़ का होना चाहिए, क्रेडिट पोर्टफोलियो, यानी कम से कम 100 करोड़ का लोन उसका होना चाहिए। अब अगर आप स्केल 4 की ब्रांच में हैं और आपका पोर्टफोलियो करंट टाइम पे क्रेडिट का 60 करोड़ का है, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके हिसाब से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कंट्रोल फंक्शन यहीं पर कंपेयर वगैरह करके काम करेगा। दिस आल्सो इन्वॉल्व वेरिएंस एनालिसिस एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर फॉर अचीविंग द प्लान टारगेट। यहाँ पर वेरिएंस एनालिसिस भी की जाती है और साथ ही साथ में प्लान टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी रेमेडी, जो भी सोल्यूशंस पॉसिबल हैं उनको भी यहाँ पर यूज किया जाता है। दस कंट्रोलिंग वुड नेसेसरली इन्वॉल्व कोर्स करेक्शन मेजर्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ पाथ वेयर एवर डेविएशंस आर ऑब्जर्व। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, दस कंट्रोलिंग नेसेसरी इन्वॉल्व कोर्स करेक्शंस मेजर्स, है ना। मतलब कहने का जो भी हम कर रहे हैं उसमें करेक्शन किया जाए, जो भी प्लान्स है उसमें अल्ट्रेशन किया जाए। कब, जब भी कोई डेविएशन ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब जब हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। जैसे ये है, मान लीजिए हमें रात भर में 1000 यूनिट जो है एसी के तैयार करने होते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि रात भर में जो है मशीन ख़राब रही जिसकी वजह से सिर्फ 600 यूनिट हम जनरेट कर पाए। तो इस जगह पर हमें क्या करना होगा कि हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, अल्ट्रेशन ऑफ प्लान वगैरह करेंगे या कोई करेक्शन मेजर्स वगैरह उठाएंगे, मशीन को बदलेंगे, मशीन ठीक करवाएंगे, जो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग का ही पार्ट होती हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। कंट्रोलिंग में 4 कदम मतलब 4 स्टेप्स होते हैं। इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, पहले आप परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि भाई स्केल 4 की ब्रांच को 100 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब आप मेजर करिए कि एक्चुअली कितना अभी पोर्टफोलियो है, पता चला 60 करोड़ का। कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, अब जो आपकी 60 करोड़ है इसका कंपेयर करिए कि क्या हो रहा है, 60 करोड़ और 100 करोड़ में क्या डिफरेंस आ रहा है। टेक करेक्टिव एक्शन टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, अब हमें चाहिए तो 100 करोड़, तो 100 करोड़ कैसे आएगा, तो उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं उनको हमें लेना पड़ेगा। हो सकता है हमें स्केल 4 के इंचार्ज को हटाना पड़े, किसी दूसरी ब्रांच में हम ट्रांसफ़र कर दें, या हो सकता है वहाँ पर हम स्टाफ मेंबर्स बढ़ाएं ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकें। तो इस तरीके के हम करेक्टिव एक्शन अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है आपका कंट्रोलिंग में आ जाती हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय मैनेजर इन ऑल वेब फंक्शन इज डिजायरेबल टू अचीव बिजनेस गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स के द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है इन सभी फंक्शन में। POSDC जितने भी फंक्शन हमने बताए आपको ऊपर, इन सब में मैनेजर का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सिंस ऑल द अबव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, मैनेजर मस्ट टेक अ होलिस्टिक व्यू एंड यूज ए कम्बिनेशन ऑफ अबव मैनेजमेंट फंक्शन टू सॉल्व द चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम फॉर मीटिंग देयर बिजनेस गोल्स। तो चूँकि जितने भी फंक्शंस हैं POSDC जो हैं ये सारे के सारे जो हैं इंटर रिलेटेड है, आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसलिए एक हॉलिस्टिक व्यू की ज़रूरत है, एक संपूर्ण व्यू की आवश्यकता होती है। और इन जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं इनके कम्बिनेशन को यूज करके जो भी चैलेंजेज वगैरह प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं उन सबको सॉल्व किया जाना चाहिए मैनेजर्स के द्वारा, ताकि बिजनेस के गोल को अचीव किया जा सके। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है हमारी बातें कंट्रोलिंग के बारे में। तो कंट्रोलिंग का मतलब फ्रेंड जो है सब कुछ कंट्रोल में रखना है एक तरीके से। जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उस स्टैंडर्ड को हमें मेंटेन करके रखने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग। प्रॉपर कंट्रोल जरूरी होते हैं ताकि मैनेजमेंट के द्वारा जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में उनकी मदद कर सकें। इफेक्टिव कंट्रोलिंग फंक्शन हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के बाद आता है, यानी प्रॉपर प्लानिंग पहले होगी फिर इफेक्टिव कंट्रोलिंग फंक्शंस विल बी देयर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक्टिविटीज़ जो कि मैनेजमेंट के द्वारा अंडरटेक की जाती हैं वो सही ट्रैक पर रहें और वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, प्लान है, टारगेट हैं, उनके इन लाइन रहें, उनके साथ उन्हीं जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चाहता है उसी हिसाब से हों। कंट्रोल फंक्शन जो है मॉनिटरिंग और मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पीपल और कंपेयरिंग द विद द प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड एंड प्रोजेक्शन। कंट्रोल फंक्शन जो होता है वो डील करता है किसमें, लोगों की जो परफॉर्मेंस है उनकी मॉनिटरिंग करना, उसका मेजरमेंट करना और फिर जो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स और प्रोजेक्शंस हैं उनके साथ उनका कंपेयर करना जो है आपका आता है क्या, कंट्रोलिंग में। इसमें वेरिएंस एनालिसिस यूज की जाती है, साथ ही साथ में जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए रेमेडीज़ वगैरह जो भी सोल्यूशंस पॉसिबल होते हैं उनको यूज किया जा सकता है। ओके, तो कंट्रोलिंग जो है नेसेसरी जो है कोर्स
करेक्शन मेजर्स किए जाते हैं, साथ ही साथ में प्लान्स में अल्टरेशन किया जाता है, जब भी डेविएशन ऑब्जर्व किया जाता है। जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा अगर नहीं आता है तो हम या तो अपने कोर्स ऑफ एक्शन में करेक्शन करते हैं या अपना प्लान ही बदल देते हैं। कंट्रोलिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया जाता है कि कितना परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि हमने कितना अचीव किया। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड का हम एक कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। जितने भी हमने ऊपर फंक्शंस का डिस्कस किया है पॉस्ट डीसी के बारे में, तो ये इन सभी फंक्शंस में मैनेजर का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। सिंस ऑल अबव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये सभी जो भी फंक्शंस हैं इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए मैनेजर्स को एक होलिस्टिक व्यू लेने की ज़रूरत होती है, और यानी कि एक कम्बिनेशन अलग अलग ना सोच करके इन सब का एक कम्बिनेशन पॉस्ट डीसी एक साथ यूज करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फेस किए जा रहे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो गोल है, उसको मीट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर खत्म होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।